नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं VNM टीवी। आज से दुर्गा पूजा का पावन पर्व शुरू हो चुका है और हर तरफ मां दुर्गा के जयकारों से आसमान गूंज रहा है। दियों की रोशनी, फूलों की महक और भक्तों की भक्ति से वातावरण सराबोर है। आपने तो देखा ही होगा, भव्य पंडाल, रंग बिरंगे झालर और मंत्रों की गूंज। दुर्गा पूजा की बात ही अलग है। देश भर में अलग अलग अंदाज में माँ की आराधना होती है। हर जगह अपनी अनोखी परंपराएं हैं, अपनी अलग कहानियां हैं। लेकिन आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुर्गा पूजा की दुनिया में जो आस्था और वीरता का अनोखा संगम है। सोचिए, जहां बंदूकों की गर्जना से माँ दुर्गा को सलामी दी जाती है और 145 साल पुरानी परंपरा आज भी जीवंत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड की राजधानी रांची के डोरंडा में गोरखा रेजिमेंट JP-1 के उस अनूठी दुर्गा पूजा की, जहां जवान अपने हथियारों से मां को नमन करते हैं। ये पूजा कोई साधारण पूजा नहीं, बल्कि 1880 से चली आ रही एक ऐतिहासिक परंपरा है, यानी पूरे 145 साल का गौरवशाली सफर। यहाँ मूर्ति स्थापना की जगह कलश पूजा का विधान है। आज से यानी दुर्गा पूजा के पहले दिन JP-1 के गोरखा जवान अपने हथियारों को मां के चरणों में समर्पित करते हैं। फिर शुरू होती है वो गूंज, बंदूकों से फायरिंग कर मां को सलामी। ये नजारा ऐसा है मानो मां दुर्गा खुद रणभूमि में जवानों के साथ खड़ी हो। कलश स्थापना के साथ ही अखंड दीप प्रज्वलित होता है, जो नवमी तक जलता रहता है। JP-1 की महिलाएं पूजा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और हर शाम चंडी पाठ की मधुर ध्वनियां गूंज उठती है। ये 5 दिन यहाँ उत्सव का समंदर दिखता है। जवान और उनके परिवार पूरे उत्साह और श्रद्धा से मां की आराधना में डूबे रहते हैं। मान्यता है कि मां दुर्गा इस पूजा से प्रसन्न होकर पुलिस सेवा में तैनात परिवारों की रक्षा करती है। एक ऐसी आस्था जो दिल को सुकून देती है। महानवमी का दिन तो और भी ज्यादा खास है, क्योंकि 101 बकरों की प्रतीकात्मक बलि, फल फूल और नारियल से अर्पण, 9 कन्याओं का पूजन और फिर वो शानदार फायरिंग सलामी। JP-1 के कमांडेंट राकेश रंजन कहते हैं कि ये परंपरा हमारी विरासत है, जो हमें वीरता और भक्ति का पाठ पढ़ाती है। सफेद वर्दी में सजे जवान मां के सामने नतमस्तक, ये अनुशासन और आस्था का अनोखा मेल है। ये पूजा गोरखा रेजिमेंट की वो धरोहर है जो ब्रिटिश काल से चली आ रही है। बिहार मिलिट्री पुलिस से शुरू होकर अब झारखंड आर्म्ड पुलिस तक ये रिवाज आज भी उतना ही जीवंत है। सोचिए, जहां बंदूकें भक्ति का जरिया बन जाए, ये मां दुर्गा का वो रूप है जो शक्ति को हर रूप में दर्शाता है, चाहे फिर वो रणभूमि हो या अंतमन। अगर आप रांची में है तो डोरंडा के JP-1 जरूर जाए। ये अनुभव आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा। और आपके शहर में भी अगर कोई ऐसी ही खास परंपरा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार। सपनों का घर अब हकीकत बनने को तैयार। प्रेजेंटिंग शिवांता स्काई व्यू शॉप्स एंड 3 BHK लैडर फ्लैट्स। आलीशान और स्पेशियस फ्लैट्स क्राफ्टेड विद मॉडर्न एलिगेंस, जहां हर कोने में बसी है सुकून और स्टाइल की कहानी। शिवांता स्काई व्यू, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज, मल्टीपर्पज हॉल, इंडोर गेम्स, जिम, CCTV सिक्योरिटी, चिल्ड्रंस प्ले एरिया और एक हरा भरा गार्डन। एक ऐसा घर जो आपकी जिंदगी को देता है लग्जरी और कंफर्ट का परफेक्ट ब्लेंड। शिवांता स्काई व्यू नियर सत्वा हाइट्स, ऑपोजिट सिग्नेट प्लाजा, कुणाल क्रॉसिंग, गोत्री, वडोदरा। धनराज ज्वेलर्स, 6 पीढ़ियों से आपका विश्वास। इस दिवाली त्योहार मनाए धनराज ज्वेलर्स के साथ। 22 कैरेट शुद्ध सोने के आभूषण, प्रमाणित हीरे, असली रत्न, चांदी के बर्तन और गिफ्ट आइटम्स। धनराज ज्वेलर्स में खास फेस्टिव सीजन ऑफर। फ्लैट 9% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट HUID गोल्ड ज्वेलरी। फ्लैट 12% मेकिंग चार्जेस ऑन 18 कैरेट CZ रोज गोल्ड ज्वेलरी। और डायमंड ज्वेलरी पर मेकिंग चार्जेस में फ्लैट 50% की छूट।
Offer valid up to 22nd September to 31st October. धनराज ज्वेलर्स, श्रीम शालिनी मॉल, आरसी दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा। बीसीसी बाल गरबा महोत्सव 2025 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, जहां बच्चे खुलकर ले सकते हैं गरबा का आनंद, न भीड़ भाड़, न बच्चों को चोट लगने का डर। बीसीसी बाल गरबा महोत्सव में सनत पंड्या के सुरताल पर बच्चे लेते हैं झूमने का आनंद। रोजाना बच्चों को मिलते हैं कई इनाम। टाइम भी बच्चों के हिसाब से 7:30 PM to 9:30 PM। बच्चों के देखने और खेलने के पास अवेलेबल। बीसीसी बाल गरबा महोत्सव इस बार नए ग्राउंड में, एलम्बिक क्रिकेट ग्राउंड ऑपोजिट इनऑर्बिट मॉल, नियर गेंदा सर्कल, एलम्बिक रोड, वडोदरा। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. आजकल की बदलती लाइफस्टाइल और अनबैलेंस्ड लाइफस्टाइल की वजह से हमें कई सारी चीजें फेस करनी पड़ सकती है। उसमें से सबसे कॉमन हो गई है डायबिटीज की प्रॉब्लम। शायद ही ऐसा कोई घर आपको मिलेगा जहां पर आपको कोई डायबिटिक पेशेंट ना मिले। डायबिटीज इन दिनों इतनी कॉमन हो गई है कि उसकी बात अगर हम करते हैं तो सामने से जवाब मिलता है कि हाँ मेरे मम्मी पापा को भी है, हाँ मेरे घर पे दादा दादी को भी ये प्रॉब्लम है। तो डायबिटीज इतनी कॉमन क्यों होती जा रही है और क्या रीजन है? क्या सच में सिर्फ शुगर डायबिटीज को कॉज करता है या बहुत सारे इसके पहलू हो सकते हैं? और इससे बचने के लिए क्या हम कर सकते हैं? अगर हमारे पेरेंट्स को डायबिटीज है तो हम किन बातों का ध्यान रख सकते हैं और क्या डायबिटीज का परमानेंट सॉल्यूशन होता है? इन सारी बातों पर आज चर्चा करेंगे इस एपिसोड में। आज के हमारे इस चर्चा में हमारे मेहमान है डॉक्टर अमन खन्ना, जो कि अमन हॉस्पिटल और अंजना हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सर, मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि डायबिटीज बहुत कॉमन हो गया है अभी। शायद ही कोई ऐसी फैमिली आपको मिलती होगी जहां पर कोई डायबिटिक पेशेंट आपको ना मिले। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि डायबिटीज एक्चुअली में क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। यस राजवी, सो हमारे शरीर में एक हार्मोन है जिसको इंसुलिन बोलते हैं। इंसुलिन हमारे शरीर के लिए एक लाइफ है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं, जो भी हमारा इंटेक है, उसको डाइजेस्ट करने में, मेटाबोलाइज करने में इंसुलिन हेल्प करता है। डायबिटीज तब होता है जब इंसुलिन का प्रोडक्शन या तो बराबर ना हो, या फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन तो बराबर है पर इंसुलिन का जो एक्शन है वो इनइफेक्टिव है। तो जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम ग्लूकोज या इनटेक कर रहे हैं, वो बराबर डाइजेस्ट होता ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में शुगर के लेवल्स हाई रहते हैं, नॉर्मल से हाई, और उसी कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज। सो मोटा मोटा देखा जाए तो डायबिटीज दो तरह का है, टाइप 1, टाइप 2। वैसे तो प्री डायबिटिक कंडीशन, जेस्टेशनल डायबिटीज, आगे भी कई तरह के डायबिटीज हैं, पर मोटा मोटा देखा जाए तो टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज वो है जिसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन ही बराबर नहीं हो रहा। मतलब आपके पैंक्रियास जहां से इंसुलिन निकलती है, हमारे शरीर में एक ऑर्गन है पैंक्रियास जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। अगर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स डैमेज हो जाते हैं
किसी भी रीजन से, तो आपके शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं है। वो टाइप 1 डायबिटीज है जो यूजली अर्ली चाइल्डहुड या यंग एज में ही हो जाता है, जिसमें इंसुलिन की जरूरत पड़ती है क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन ना बराबर है। और दूसरी तरह की डायबिटीज है टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें इंसुलिन बन तो रही है लेकिन उसका एक्शन बराबर नहीं हो रहा। वो आपके जो भी आपने इनटेक किया है फूड का, वो उसको डाइजेस्ट करने में कामयाब नहीं हो रही। अब वो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है। मतलब आपके शरीर में इंसुलिन का काम है आपके इंसुलिन को डाइजेस्ट करके जो एनर्जी है उसको आपके मसल्स में, आपके लिवर में और आपके फैट में लेके जाने का। पर जब इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो ये जो इंसुलिन है इसका जो एक्शन है वो उतना हो ही नहीं पा रहा, जिसकी वजह से आपके ब्लड में जो शुगर्स हैं उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा और वो हाई रह रहे हैं। और जैसे ही शुगर्स हाई रहेंगे तो डायबिटीज जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और टाइप 2 डायबिटीज जो है वो बेसिकली इनइफेक्टिव एक्शन ऑफ इंसुलिन की वजह से, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, जैसे आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल। आप सब काम खुद से करना ही नहीं चाहते। आपको हर काम में आप खुद अपना खाना खाने के बाद बर्तन रखने नहीं जाना चाहते, खुद फ्रिज में से पानी की बॉटल निकालना नहीं चाहते, आप हर चीज ऑर्डर करना चाहते हो टेबल पे। तो ये सीडेंटरी लाइफस्टाइल है जिसमें आप अपनी कुर्सी को छोड़ना ही नहीं चाहते। दूसरा ओबेसिटी, क्योंकि आप एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हो तो आपका मोटापा बढ़ता जाता है। मोटापा बढ़ता जाता है जो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात मैं कर रहा था, जो रिसेप्टर्स हैं उस पे इंसुलिन का एक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से फिर से आपके शुगर्स ज्यादा रहने लगते हैं। सो ओके। और लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड प्रोबेबली इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर टाइप 2 डायबिटीज इज हमारा इनएडिक्वेसी ऑफ स्लीप। क्योंकि हमारी स्लीप इनएडिक्वेट है, हार्मोनल इम्बैलेंस इतना जबरदस्त रहता है, कॉर्टिजोल लेवल्स इतने हाई रहते हैं। हमारे शरीर में दूसरा भी हार्मोन है कॉर्टिजोल, जब उसका लेवल कब बढ़ता है? जब हम स्ट्रेस में होते हैं या स्लीप बराबर नहीं होती है। जब जब कॉर्टिजोल लेवल बढ़ता है तब भी इंसुलिन का जो एक्शन है वो कम हो जाता है। सो देयर आर मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज। ओके। डायबिटीज क्या होती है ये हमने समझ लिया, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि भारत में ये लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत ही रैपिडली डायबिटीज के केसेस हमारे सामने आए हैं। बीच में कहीं पर हमने पढ़ा था कि कम उम्र के लोगों को भी अभी डायबिटीज का शिकार बनना पड़ रहा है। तो इसका क्या मेन फैक्टर हो सकता है? क्या ये भी स्ट्रेस और नींद से जुड़ा हुआ है? तो प्रोबेबली इंडिया में आई थिंक डायबिटीज, इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स इन द एंटायर वर्ल्ड एंड द रीजन इज urbanization. Since India is growing economically now very fast, and we are probably the going to be the third largest economy of the world. So there is lot of urbanization which is happening. जो लोगों का माइग्रेशन है, जो मूवमेंट है गांव से सिटीज की तरफ, वो काफी ज्यादा है। और इस अर्बनाइजेशन की वजह से जो डाइट है हमारा वो वेस्टर्नाइज्ड पैटर्न फॉलो करने लगा है। कहीं ना कहीं जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे यंग लोग हैं, वो वेस्टर्नाइज डाइट्स की तरफ, जिन डाइट्स में हाई शुगर कंटेंट है, जिन डाइट्स में अनहेल्दी फैट्स हैं, उसकी तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। दैट इज आई थिंक वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई द इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज इज राइजिंग। एज सच इन इंडियन वी हैव genetic factors also which are producing predisposing our young generations towards diabetes. And दूसरा एक रीजन है फिजिकल इनएक्टिविटी। अभी जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनमें फिजिकल इनएक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि उनको हर चीज टेबल पे चाहिए, हर चीज बेड पे चाहिए। प्लस they want to grow very fast, they want to achieve lot of things very early in life, which is a very major reason for stress also. जो ये फिजिकल इनएक्टिविटी है, ये स्ट्रेस है, इसकी वजह से ओबेसिटी का रेट बहुत ज्यादा है। ओबेसिटी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और यही एक रीजन है कि हमारे कंट्री में अब यंगर जनरेशन जो है, जिनका फोकस sedentary lifestyle or a diet which is very rich in glucose and saturated fats, unhealthy fats, I think that's pushing us towards diabetes. ओके। जो सारी चीजें आपने बोली उससे हर कोई अभी गुजर रहा है। जो आपने कहा कि ये लाइफस्टाइल अभी सभी का है, चाहे या ना चाहे, चाहे हम वर्क को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं या किसी और फैक्टर को, लेकिन ये तो है कि लाइफस्टाइल अभी सबकी कुछ इसी प्रकार की है।
ऐसे में ये सवाल आता है कि हमें हमेशा कोई भी बीमारी होने से पहले कुछ लक्षण नजर आते हैं, लेकिन उन लक्षणों को हम नॉर्मल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। तो डायबिटीज के ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसे हमें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है और तुरंत सतर्क हो जाना है कि शायद हमें डायबिटीज हो सकती है? सो अर्ली सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज हैं, वो है बार बार पेशाब करना। लाइक ऐसे पेशेंट्स जिनको डायबिटीज डेवलप होता है, अर्ली साइन एक ये है कि उनको बार बार थोड़ी थोड़ी देर में यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। क्योंकि बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, इसलिए प्यास ज्यादा लगती है, इसलिए बार बार लोग पानी पीते हैं। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट फीचर है सडन वेट लॉस। सो अगर आपका वेट लॉस सडन होता जा रहा है तो आपको 100% आपका शुगर लेवल मॉनिटर कर लेना चाहिए। या फिर थकान लगना, आपका डाइटरी इंटेक अच्छा है, आप अच्छे घर को बिलोंग करते हैं, पर फिर भी आपको थाक लगती है, आपका फूड इंटेक भी क्वालिटी फूड है पर आपको थकान बहुत लगती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लरिंग ऑफ विजन। अगर आपको लगता है कि मुझे धुंधला धुंधला दिख रहा है और डिजीनेस जैसा मतलब फील हो रहा है, तो यू शुड चेक योर शुगर्स। प्लस डायबिटिक पेशेंट्स जो फीमेल पेशेंट्स हैं, उनमें बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, अगर बार बार पेशाब में जलन होना, पेशाब में इन्फेक्शन होना कॉमन है। आई थिंक दीज आर फ्यू सिम्टम्स विच हिंट दैट यू शुड ऑलवेज चेक योर ब्लड शुगर लेवल। तो जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर आप में से किसी को इस तरह के सिम्टम्स नजर आते हैं या आपके आसपास आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में किसी को ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं, तो आप जरूर एक बार चेकअप करवा लीजिए, क्योंकि जब कुछ हो जाए तब दवाइयों में पैसे खर्च करने से बेहतर है कि अगर हमें सिम्टम्स लग ही रहे हैं तभी हम अपना चेकअप करवाएं, तो शायद वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इस बीच हमारी बात हो रही थी कि फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत कॉमन है अभी तो। जैसा मैंने कहा कि वर्क लाइफ हो या कोई भी चीज हो, लेकिन इनएक्टिविटी बहुत हो गई है, तो वो एक आपने मेजर रीजन बताया कि उसकी वजह से हो सकता है। अब कई लोगों के ये सवाल भी होते हैं कि फिजिकली हम फिट हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रह रही है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? सी द जो मेजर रोल है जिन लोगों के में फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स अच्छे हैं और खाने पे कंट्रोल भी अच्छा है, पर फिर भी उनके शुगर्स हैं, इसका मतलब उनके शुगर के प्रोडक्शन में ही तकलीफ है, इंसुलिन के प्रोडक्शन में ही तकलीफ है। तो जो पैंक्रियाटिक सेल्स हमारे इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, वहां से इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वो इनएडिक्वेट है। सो ऐसे लोगों को डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन बिल्कुल रेगुलरली लेनी चाहिए। अगर हो सके, अगर डॉक्टर सलाह देता है आपको कि आपको एक कॉम्बिनेशन चाहिए मेडिसिन और वंस अ डे इंसुलिन, बिल्कुल इस बात पे जिद नहीं करनी चाहिए कि हम इंसुलिन तो लेंगे ही नहीं। आप कुछ भी करके डायबिटीज की गोलियां जितनी बढ़ानी है बढ़ाते जाओ, तो उससे होगा क्या कि टॉक्सिसिटी हो जाएगी दवाइयों की, पर शुगर आपका कंट्रोल में नहीं आएगा, क्योंकि आपके इंसुलिन प्रोडक्शन में ही प्रॉब्लम है। और I think a regular intake of medication, regular monitoring of blood sugar, and you have to be in touch with your doctor। आपको चाहे कुछ भी करके शुगर्स के लेवल को तो नॉर्मल करना ही पड़ेगा, चाहे फिर आपको 3 बार इंसुलिन लेनी पड़े या वंस अ डे इंसुलिन लेनी पड़े या कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स पे आपको डॉक्टर सेटल करें। ज्यादातर जो डायबिटीज पहले देखी जाती थी वो एजेड लोगों में देखी जाती थी या एक पर्टिकुलर उम्र के बाद में होती थी, और अभी जैसा मैंने कहा कि कम उम्र के लोगों में भी देखा जा रहा है। तो अभी जो आपके पास में काफी सारे पेशेंट्स आते होंगे डायबिटीज के, तो आपने क्या नोटिस किया है कि अब जो एज है वो कहाँ से शुरू हो रही है, कि किस एज से डायबिटीज के केसेस आपके सामने आने शुरू हो गए हैं? So I think now we see patients who are in their early 30s or maybe late 20s also who develop diabetes। और ज्यादातर मैंने देखा है कि there are two factors which are primarily responsible। One is obesity, मोटापा। ऐसे पेशेंट्स को वेट पे जरा भी कंट्रोल नहीं रहता। एंड सेकंड इज lack of physical activity, and these people have a very sedentary lifestyle। And the fourth important factor is stress। So अभी की जो हमारी यंगर जनरेशन्स हैं, इनमें वर्क स्ट्रेस, फिर परफॉर्मेंस स्ट्रेस, फिर छोटी छोटी चीजों को लेके स्ट्रेस बिकॉज ऑफ निग्लेक्ट, stress because of not having good social life। So they have stressful situations in even smaller things which should not matter to them। I think that's the sole reason that now we are gathering patient population from smaller age groups
जो यूजुअली टाइप 2 डायबिटीज जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली, वो पहले हमेशा एल्डरली एज ग्रुप में देखी जाती थी, पर अभी तो आई थिंक दीज आर द 4 मेजर रीजंस। हमने एज ग्रुप की बात कर ली और डायबिटीज के कॉजेस की बात कर ली, लेकिन एक सवाल जो बहुत बार हमारे सामने आता है और बहुत लोगों से हमने ये सुना भी है कि अगर हमारी फैमिली में किसी को डायबिटीज है तो वो हेरिडिटी में आता है, तो क्या ये सच है या सिर्फ ये मिथ है? क्या सच में नहीं, ये चांसेस बढ़ सच है। जाते हैं? अगर हमारी फैमिली में किसी को डायबिटीज है तो देयर आर 40% चांसेस के हम्म 40% ऑफ द सिबलिंग्स उनमें डायबिटीज होने के चांसेस हमेशा ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स, ऐसे लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो हाउ कैन यू बी केयरफुल इज रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, लाइक हर साल में एटलीस्ट एक बार अपना हेल्थ चेकअप जरूर करा लें। एक बार एक विजिट किसी हॉस्पिटल में अपने प्राइमरी फिजिशियन को जरूर रखें कि जब भी आपको इनिशियल सिम्टम्स आए, ऐसा कुछ भी शक हो कि आई एम हैविंग सम सिम्टम्स व्हिच आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स डायबिटीज, सो इट कैन बी अर्ली डिटेक्टेड। अर्ली डिटेक्शन इज ऑलवेज बेटर, बिकॉज अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है और आपने उसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया, तो आप जल्दी से अपने डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने एक्सरसाइज पैटर्न में, आपके खाने में इतना कंट्रोल कर सकते हैं कि शायद अर्ली डिटेक्शन कैन हेल्प इन कंप्लीट रिवर्सल ऑफ योर प्रॉब्लम। खाने पीने में जब ध्यान रखने की बात आती है तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो या तो इंटरनेट पे सर्च कर रहे होते हैं कि हम क्या खाएं। ज्यादा कड़वा खाएंगे तो डायबिटीज पे हम कंट्रोल कर पाएंगे। शुगर तो हमें छोड़ ही देना है, ये बात तो सच है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो चाय के एडिक्टेड होते हैं। उन्हें क्या करना है, साथ ही साथ अपने मील्स में क्या क्या चीजें ऐड करनी है और किन चीजों को कंप्लीटली कट ऑफ करने की जरूरत है? सी, डायबिटीज में क्योंकि ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा है, तो हमें स्टार्ची स्टफ, जिन भी खानों में स्टार्च का कंटेंट ज्यादा हो, उनको अवॉइड करना चाहिए। होल ग्रेन्स खाने चाहिए, जैसे दलिया इज ऑलवेज बेटर देन रोटी, क्योंकि होल ग्रेन जब भी होगा उसमें जो स्टार्च का कंटेंट होगा वो रिफाइंड ग्रेन से हमेशा कम होगा, पहली बात। दूसरा, कि आपको खाना ही कम खाना चाहिए। जब आपको पहला सिग्नल मिले कि मेरा पेट भर गया है, तो आपको खाने की प्लेट को रख देना चाहिए। ओवर ईटिंग कभी नहीं करनी चाहिए। और आपका लीन मसल मास लॉस ना हो, इसलिए प्रोटीन कंटेंट भी डाइट में रखना चाहिए। इसलिए सुबह जो आप नाश्ता कर रहे हैं उसमें अगर आप ब्रेड बटर खा रहे हैं या पराठा खा रहे हैं, उससे अच्छा है आप एक बेसन का चीला खाएं या बेसन का पूड़ा खाएं, ताकि प्रोटीन कंटेंट अच्छा हो और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट उसका आप कम कर सकें। दूसरा, आपका जो खाने का आटा है, जो आपका फ्लोर है, उसमें आप चने का लोट मिक्स कर दीजिए या कोई भी लेग्यूम मिक्स कर दीजिए, ताकि आपका जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है उसका वो कम हो जाए। तो आप जो 2 रोटी खाते हैं वो रोटी सेम ही हो, बट उसमें जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो कम हो जाए। दूसरा, आपने जैसे चाय की बात की, चाय आप बिल्कुल पिएंगे, नो प्रॉब्लम, बट उसमें आपको चीनी नहीं डालनी है और दूध का कंटेंट भी कम रखना है। प्रेफरेबली आपको ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी का कंजम्पशन करना है, ताकि जितना हो सके शुगर लेवल आप अवॉइड, शुगर कंटेंट आप अवॉइड करिए। और I think there has to be a very balanced proportion of and proteins and carbs. And second is you have to avoid saturated fats. So तला हुआ खाना, क्योंकि डायबिटीज एक रिस्क फैक्टर है दूसरी बीमारियों के लिए। यू कैन हैव हाई रिस्क ऑफ हैविंग हार्ट प्रॉब्लम्स, high risk of having kidney problems. So diabetes can affect any organ of your body. So आपको saturated fats, तले हुए खाने भी कम खाने हैं और घी और तेल का कंजम्पशन कम रखना है। और साथ ही साथ, क्योंकि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज भी आपस में रिलेटेड है, इसलिए सोडियम, सो खूब सारा नमक वाला चटपटा खाना, एक्सेस सॉल्ट डाल के कम खाना है। सो आई थिंक यू शुड अवॉइड सैचुरेटेड फैट्स, तला हुआ, नमक थोड़ा प्रपोर्शन में। आई थिंक पूरे दिन में आप 1 चमची नमक खाएं सारा स्टफ मिला के। और आप अपना जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है उसको रेगुलेट करने के लिए अपने आटे में बेसन मिक्स करें। आपका जो ब्रेकफास्ट का पैटर्न है उसे चेंज करें, और पूरा दिन आप ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी पे ज्यादा फोकस करें, बजाय दूध वाली चाय या दूध वाली कॉफी पीने की। ओके, आई थिंक एक कंप्लीट पैकेज इस एपिसोड में उन दर्शकों को मिल गया है जो डायबिटीज से जुड़े सवाल हमेशा यहाँ वहाँ उन जवाबों को खोजते रहते हैं। अब अगर ये सारी चीजें कोई फॉलो करता है तो क्या उसे परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है? डायबिटीज से परमानेंट छुटकारा मिल सकता है? ये पॉसिबल है?
परमानेंट छुटकारा डायबिटीज से पाना बहुत मुश्किल है, पर यस संभव है, 100% मुमकिन है। पर टाइप 2 डायबिटीज में, टाइप 1 में क्योंकि आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, तो टाइप 1 डायबिटीज वालों की दवाइयां छूट जाएं वो पॉसिबल नहीं है, पर दवाइयां कम हो जाएं, इंसुलिन का रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाए, वो डेफिनेटली पॉसिबल है। क्योंकि आप बाकी चीजों का ध्यान रखेंगे, आप खाना ही मपातुला खाएंगे, आपके खाने में कार्ब्स ही नहीं होंगे, तो शुगर आएगा कहाँ से, पहली। प्लस बिल्कुल। आप खाना कम खाएंगे, जब आपके पेट को पहला सिग्नल मिले कि मेरा पेट अब भर गया, आपको प्लेट को रख देना है साइड पे। सो टाइप 1 डायबिटीज को पूरी तरह से रिवर्स करना, आज अभी फिलहाल ऐसे नई टेक्निक्स हैं, स्टेम सेल्स हैं, जो नई दवाइयां आ रही हैं, शायद प्रोबेबली इन कमिंग 5-6 इयर्स टाइप 1 भी रिवर्स हो जाए। बट यस, टाइप 2 को रिवर्स करना डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि टाइप 2 है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। इंसुलिन बंद तो रहा है आपके शरीर में, पर उसका एक्शन बराबर नहीं हो रहा है, और उसके एक्शन को बराबर करने के लिए फिर आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़े, अपने मुंह पे ताला लगाना पड़े, वजन को ड्रास्टिकली कम करना पड़े, आपका जो बीएमआई है वो बिल्कुल हेल्दी रेंज में होना चाहिए, आपके डाइट में मतलब आपका ब्रेकफास्ट बहुत ही फिक्स्ड क्वांटिटी में होना चाहिए, और मपातुला खाना है आपको। आपके घर में एक छोटी सी वेइंग मशीन भी होनी चाहिए, जिसपे कैलोरी देख देख के माप के आपको खाना है कि मेरा जो कैलोरी इनटेक है वो 1500 से 1800 पे खत्म हो जाना चाहिए, उसके बाद मुझे खाना ही नहीं है। So ओके। yes, type 2 is definitely reversible, and we have patients who have done it nicely, and I am a perfect example. I was a type 2 diabetic patient, and now I don't have diabetes because weight loss and everything has really helped. So off medications. So yes, but when you are off medications, do remember one thing कि आप अपने sugars को monitor जरूर करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कॉन्फिडेंटली दवाइयां बंद कर दी और आपने मॉनिटर करना भी बंद कर दिया। सो मॉनिटर करते रहें शुगर्स को, इफ नॉट एटलीस्ट वंस इन 15 डेज आप अपना फास्टिंग ब्लड शुगर और ये सब, और हर 3-4 महीने में HbA1c करा लीजिए, और अब डॉक्टर को 2-3 महीने में एक विजिट जरूर करिए, क्योंकि आप ऑफ मेडिकेशन है और आपने अच्छे से डायबिटीज रिवर्स किया है, तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर में इग्नोरेंस की वजह से वो सब वापस आ जाए। मेरा अगला सवाल भी यही था। डॉक्टर अमन खन्ना को हम पर्सनली भी जानते हैं और हमने वो वेट लॉस जर्नी हमारे सामने देख ली है। अचानक से जो ड्रास्टिक चेंज आप में आया है, अगर दर्शकों को आप कोई 3 टिप्स देना चाहें हेल्दी लाइफस्टाइल की, कि किस तरह से वो आसानी से और जो बिजी लाइफस्टाइल होती है उसके बीच में वेट को लूज कर सकते हैं, तो किस तरह से करें? कोई भी 3 टिप्स। पहली टिप कि खाना कम खाओ। अक्सर हम लोग जितनी जरूरत होती है उससे थोड़ा ज्यादा ही खाते हैं, क्योंकि हमारी जीभ के चटकारे इतने स्ट्रांग हैं, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर फूडीज, मिठाई सामने पड़ी हो और अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो पहली टिप है कि खाना कम खाओ, जितनी भूख लगी हो उससे 1 रोटी कम खानी है, पर आपको पूरा पेट फुल नहीं करना है, पहली टिप। दूसरी टिप, एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है। अगर आप अपने ऑफिस में अपनी चेयर पे बैठे हो और आपके पास टाइम नहीं है, तो चेयर पे बैठे बैठे भी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको यूट्यूब से मिल जाएंगी। आपके ऑफिस में छोटे से रूम में जब भी आप 10-15 मिनट फ्री हो तो थोड़ा एक्सरसाइज करो, ताकि मसल लॉस ना हो। और लास्ट टिप जो है, या तो आप रेगुलरली वॉकिंग करिए 3 से 4 या एटलीस्ट 4-5 किलोमीटर रोज, या तो फिर एक रूटीन गेम खेलिए आधा पौना घंटा, जिसमें आपका कैलोरी लॉस हो, और जो भी थोड़ा बहुत आपने एक्सेस में खाया है वो आप शेड ऑफ कर सकें उस दौरान। सो आई थिंक दीज 3 टिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली इट हेल्प्स। ओके, थैंक यू सो मच। हमारे साथ में आप जुड़े और आपने इतने सारे सवालों का बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सरल भाषा में दर्शकों को जवाब दे दिया है। और हम भी उम्मीद करेंगे कि जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं VNM टीवी के माध्यम से, डॉक्टर अमन खन्ना आज हमारे साथ में जुड़े, अपना टाइम निकाल कर उन्होंने आप तक ये सारी टिप्स, आप तक ये सारी जानकारी पहुंचाई है। तो हम भी उम्मीद करेंगे कि आप इस एपिसोड को देखेंगे और समझेंगे, और साथ ही साथ ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल भी साबित होगा। आपके जितने भी फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, आप उन्हें ये एपिसोड जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर फिर भी आपके कोई सवाल बाकी रह गए हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम डॉक्टर अमन खन्ना से वो सवाल का जवाब जरूर ले लेंगे और आपको कमेंट में ही पिन कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमन हमारे साथ में जुड़ने के लिए। Thank you Rajvi for giving me an opportunity to have a discussion with you. And last but not the least, if you need some medical help, I am always available. और अभी ऐसी दवाइयां भी हैं, ऐसी इंजेक्शंस हैं, लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शंस, जो आपको हेल्प कर सकते हैं शुगर कंट्रोल, आपका वजन कम करने में। So any kind of medical help, I will be available for
all my friends, patients, and once again, thank you so much. थैंक यू सो मच सर। हम पहले तो अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखते और फिर शिकायत करते हैं कि मुझे ये बीमारी हो गई, मुझे वो बीमारी हो गई। लेकिन जब आंखें खुले तभी सवेरा होता है। तो अगर आज आपने ये एपिसोड देखा है और अगर आपकी फैमिली में या आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे इन जानकारियों की, इन टिप्स की बहुत ज़रूरत है, तो उन्हें ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर अमन खन्ना का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि अगर आप में से किसी को उनसे कंसल्ट करना है तो आप आसानी से कर सकें। फिर एक बार लौटेंगे ऐसे ही एक टॉपिक के साथ में, तब तक देखते रहिए VNM TV। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606. नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं VNM TV, बचपन और बुनियाद। हैप्पी संडे मॉर्निंग आप सभी को, एंड आई होप आप जहाँ पे भी हैं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो चलिए, हर हफ्ते की तरह आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन टॉपिक बताऊं उससे पहले एक कहावत कहना ज़रूर चाहूँगी। अक्सर हम सुनते हैं जब हम उम्र में बढ़ते हैं तब हमारे घर में ये बात होती है कि उम्र के साथ जो है याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं आजकल के बच्चों की, फिर चाहे वो टीनेजर्स हो, यंग एडोलेसेंट्स हैं या स्कूल गोइंग बच्चे हैं, इनकी याददाश्त तो अभी से कमज़ोर हो रही है। क्या आपको लगता है कि याददाश्त कमज़ोर हो रही है, या फिर क्या ये चीज़ों को टाल मटोल कर रहे हैं, या फिर ये भूलने के बहाने हैं, और या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये सही में भूल जा रहे हैं। लेकिन आखिर इस चक्र के पीछे का कारण क्या है, आज उस पर बातचीत करेंगे। तो आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट और एक्सपर्ट, ये है भारती नायक। भारती, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। भारती जो हैं ये
NLP मास्टर ट्रेनर हैं, ये प्रोएक्टिविटी कोच हैं और पिछले 18 सालों से इनका HR प्रोफेशनल्स के साथ इनका जो एक्सपीरियंस है, जो योगदान है वो इस फील्ड में रहा है। ये ग्लोबल स्पीकर भी हैं और भारती लगभग 100 से ज़्यादा कंपनियों के साथ काम कर चुकी हैं और आपको ताज्जुब होगा ये सुनकर कि ये 85,000 से ज़्यादा प्रोफेशनल के साथ काम कर चुकी हैं और ये बहुत बड़ा फिगर है। और ये सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के अलावा दूसरी और 7 देशों के प्रोफेशनल्स के साथ जुड़ी हैं और इन्होंने बहुत उम्दा काम किया है इस फील्ड में। भारती का मानना है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबियाँ होती हैं, उनके अंदर एक इनेट कैपेबिलिटी होती है जिसे इंसान को पहचानने को शायद कई बार तकलीफ होती है या समझ नहीं पाता कि मेरे में क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये एज एन एक्सपर्ट उन्हें मदद करती हैं ताकि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को समझें और प्रोफेशनली उसको स्ट्रॉन्ग बिल्टअप कर सकें। उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए जुड़ते हैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके, क्योंकि आए दिन घर में मुझे पता है कि मम्मी पापा जो हैं वो बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं। एक ही बात तुम्हें कितनी बार कही जाए, 5 बार, 6 बार, 10 बार, और फिर भी तुम नहीं करते हो समय पर या नहीं करती हो समय पर। इसके पीछे के कारण क्या है? तो ये जो शब्द है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये है प्रोक्रेस्टिनेशन। तो भारती, आपसे मेरा पहला सवाल यही है, अगर आप मेरी ऑडियंस को बताएं कि प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ये क्या है। थैंक यू सो मच आरती, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। एंड VNM के जो दर्शक हैं जी, वो ये एपिसोड देखकर आई एम वेरी श्योर कि उनको काफ़ी समझ में भी आएगा। बच्चों को जब मैं देखती हूँ कई बार जी, मुझे ये चीज़ सच में एक बोलते ना दिल से पिंच भी करती है कि आजकल जो ये पीढ़ी है जो हमारा कल का हमारे देश का फ्यूचर बनने वाले हैं, बिल्कुल अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी जो हमारे देश की होने वाली हैं, पर उनके जब मैं हैबिट्स, उनके पैटर्न्स, उनके बिहेवियर देखती हूँ तो मुझे यही महसूस होता है कि अगर हम उनको बहुत जल्द एक राइट टाइम पे सही एज में अगर हम आइडेंटिफाई करें एंड एज एडल्ट्स हम उनको हेल्प करें जी, तो बहुत अच्छा रहता है। राइट। सो जैसे आपने पूछा प्रोक्रास्टिनेशन क्या है जी, मैंने अब तक जितना भी स्टडी किया है और जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, प्रोक्रास्टिनेशन एक बिहेवियर है, आउटकम है जो हमको दिखता है, वेरी डीप रूटेड बिहेवियर। जब हम देखते हैं बच्चों में कोई भी चीज़ उनको करने को बोलते हैं तो वो मना कर देते हैं, टालते हैं, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो या फिर कोई घर का काम हो, करेक्ट, तुरंत से वो कोई ना कोई बहाना बनाते हैं और वो मना कर देते हैं। और वही जो डिले करने का एक पैटर्न बनते आता है, धीरे धीरे वो एक आदत बन जाती है जी। और जब हम उसको ओके बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, ये जो बाद में कर लेना वाला पेरेंट का भी एक बिहेवियर आ जाता है, बिल्कुल सही कहा, वहीं पे एक गैप आ जाती है और हमें रियलाइज नहीं होता है एज पेरेंट्स, एज एडल्ट्स कि हम जब उसको ओके करते हैं तो वो आगे चल के किस तरह से शेप लेगा, राइट, बच्चों के बिहेवियर में एंड उनके आगे जो फ्यूचर बनेगा उसमें कैसे एक डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल। सो प्रोक्रास्टिनेशन जब हम उसकी बात करते हैं, बच्चों में कई बार हमने देखा है कि वो मना करते हैं कोई भी चीज़ करने से, जब डिले करते हैं। सो वो बिहेवियर हमको दिख रहा है कि हाँ उन्होंने मना किया, पर उसके पीछे का साइंस क्या है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है जो वो मना करते हैं। राइट। कई बार बच्चों को हम डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करते हैं कि आपको डिसिप्लिन होना है, आपको टाइम पे कोई चीज़ें करनी है। वो भी हमको लगता है कि बच्चों में हम लोग इम्पोज तो कर रहे हैं डिसिप्लिन, पर क्या हम उसको एक सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर ये एक रीज़न तो नहीं है जिसकी वजह से वो डिले करते हैं। करेक्ट। सो बहुत सारे लेयर्स आ जाते हैं जब हम प्रोक्रास्टिनेशन की बात करते हैं। राइट। हम बोलते हैं बहुत कॉमन है, बहुत बार देखा गया है बच्चों में भी और एडल्ट्स में भी कि प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, हम लोग उसको बहुत कैजुअली लेते हैं। करेक्ट। मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है मेरे 18 साल में, ये जो प्रोक्रास्टिनेशन है वो एक टर्माइट की तरह है, दीमक की तरह है। वो अंदर ही अंदर आपको ख़त्म कर रहा है और आपको पता भी नहीं चलता है कि वो आपको ख़त्म कर रहा है। वो छोटी छोटी चीज़ें आप
समझ भी नहीं पाते हो कि आप उसके अंदर कब वो चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं। राइट। और जब बहुत बड़ी बन के आपके सामने आती है तब आपको रियलाइज़ होता है कि अरे मैंने इतने साल निकल गए, या डॉक्टर जब आपको बोलता है कि अरे आपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, या बच्चों में जब पोस्चर का चेंजेस आ जाता है तब हमको रियलाइज़ होता है, या जब हम लोग कोई ब्लड रिपोर्ट निकालते हैं तब पता चलता है कि अरे ये सारी चीज़ें की कमी आ गई, पर हम तब आइडेंटिफाई नहीं करते हैं जब वो चीज़ छोटी होती है। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। आई थिंक आपने बहुत सही बात की, क्योंकि हर बार जैसे मैं बोलती हूँ कि जब कोई इंसिडेंट होता है ना तभी हम जागते हैं। तो बहुत सही कहा आपने भारती, और सुनने में ये बहुत ही हंसी में चीज़ निकाल दी जाती है कि कोई बात नहीं, आज नहीं कल कर लेना। और आपने जब बहुत सही कहा कि इसके पीछे का साइंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आमतौर हमारी फैमिलीज़ में ये चीज़ें अक्सर होती हैं, आए दिन होती हैं, और हम देख के भी उसे अनदेखा करते हैं। लेकिन हम पेरेंट्स को और हम एजुकेटर्स को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये अगर पैटर्न रिपीटेटिवली हो रहा है तो इसे आपकी आदत बनने में समय नहीं लगेगा, और अगर वो आदत बन गई तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं उस पर अब हम आगे भारती से और बात करेंगे। भारती, अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि जब मैं युवा अवस्था की बात करती हूँ तब इसमें जब हम प्रोक्रेस्टिनेशन देखते हैं तो वो किस रूप में दिखाई देता है? उसके रूप बहुत सारे हैं जी। जैसे एक होता है, आपने किसी टीनेजर को या किसी यूथ को बोला कुछ करने के लिए, तो वो पहले बोलेंगे हाँ करते हैं। सो एक होता है वर्बली आपको उन्होंने बताया कि हाँ करते हैं, हाँ कर रही हूँ। बहुत बार होता है कि कंटिन्यूस टेंस में बात करते हैं जबकि वो एक्ट नहीं हो रहा है, वो एक्शन में दिख नहीं रहा है, पर वर्बली मेंटली उनके अंदर वो एक्टिविटी ऑलरेडी शुरू हो गई, इसीलिए वो वर्बली इस तरह से बात कर रहे हैं। दूसरा होता है उनके इमोशंस में आता है कि जब भी आपने कुछ उनको बोला करने के लिए तो तुरंत एक रिएक्टिव बिहेवियर निकलता है। कोई टैंट्रम करेंगे, किसी चीज़ को आप फेंक दिया, पटक दिया, या फिर पैर पटकते हैं, या फिर इमोशंस में जोर से चिड़चिड़ा के बोलते हैं, चिड़चिड़ा के बोलेंगे, जोर से चिल्लाएंगे, या फिर कोई चीज़ को यू ऐसे खिसका देंगे और बोलेंगे कि अभी उसको करते हैं, अभी बाद में, अभी मत करो, या फिर इतना सारा उसका रिएक्शन दिखाएंगे कि जैसे उनके ऊपर ना बहुत बड़ा ऐसे पहाड़ सा गिर गया। करेक्ट। सो एक तो इमोशंस में बाहर आता है, दूसरा होता है अवॉइडेंस, एक और रूप में बाहर आता है जी। हर चीज़ को अवॉइड करना। जैसे पढ़ाई के लिए बोला तो उसको बोले हाँ ठीक है अभी इसके बाद करेंगे जी, या फिर जैसे आपने उनको काम के लिए बता दिया तो बोलेंगे हाँ इसके बाद करेंगे, या फिर पहले मैं ये काम फिनिश कर लूँ, या पहले मुझे नींद आ रही है। सो हर तरह में वो कोई ना कोई अवॉइडेंस मेथड यूज करते हैं। राइट। चौथा होता है कि उनके बिहेवियर में वो लोग इस तरह से आपको प्रेजेंट करेंगे कि आपको लगेगा कि कहीं आपसे ही गलती हो रही है उनको बोलने में। ओके। कि मैंने क्यों बोल दिया इस टाइम पे। सो वो आपको इमोशनली इस तरह से प्रेजेंट करते हैं उनके बिहेवियर में कि आपको लगेगा कि अरे ये बहुत गलत टाइम हो गया, मैंने उसको छेड़ दिया। फिर आपको एज अ पेरेंट लगता है कि ठीक है आप अपना टाइम ले लो, उसके बाद करते हैं। राइट। स्ट्रेस, टेंशन है, मुझे दर्द हो रहा है पेट में, मुझे सिर दुख रहा है, मुझे यहाँ पे तकलीफ हो रही है, इस तरह का बिहेवियरल बहुत चीज़ें करते हैं। राइट। थैंक्स टू इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इतना सारा टेक्नोलॉजी उनके फिंगर टिप्स पे है। करेक्ट। इंस्टाग्राम रील्स देखना, यूट्यूब शॉर्ट्स देखना, इतना सारा स्क्रोलिंग करके वो लोग ना अनफॉर्चुनेटली ऐसे ऐसे वर्ड्स, वोकैबुलरी उनको आ गई है। करेक्ट। पर उनको ये नहीं पता है कि उसको यूज़ कहाँ करना है, क्या वो सही जगह है जहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सो सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मैंने अपनी बेटी को कुछ बोला करने के लिए तो वो कर लेती है बिकॉज मैंने थोड़ा पुश किया कि नहीं ये चीज़ अभी करनी है बिकॉज एक टाइम बाउंड है। राइट। तो वो कर लेती है, फिर उसके बाद वो आपने मुझे आज बहुत ट्रॉमा दे दिया। और मैं सोचती हूँ ये ट्रॉमा दे दिया। अब मुझे फिर मैंने एक बार उनको पूछा, मैंने कहा आपको ट्रॉमा का मतलब पता है? हाँ मुझे पता है ट्रॉमा का मतलब क्या होता है जी। अब मतलब बता रहे हैं पर वो शब्द क्या यहाँ पर सही में यूज करने जैसा था? राइट। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर आज के यूथ जो है उनको वोकैबुलरी समझ में आती है
ट्रॉमा हो गया, मैनिपुलेशन हो गया, गैस लाइटिंग, ये सारी चीज़ें उनको समझ में आती क्या है, पर ये वोकैबलरी वर्ड्स वो लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, स्पेशली जहाँ पर अवॉइडेंस करना है, राइट, जहाँ पर दिखाना है कि ये काम नहीं करना है, राइट, वहाँ पर वो ना चाहते हुए भी यूज़ कर लेते हैं. सो इट इज़ अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड जो उनको आजकल फिंगर टिप्स पे आ गया है. राइट, राइट, राइट. बिल्कुल सही कहा भारती आपने, और आपने जिस तरह से चीज़ों को स्पेसिफाई किया है, आई होप आप जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, आप सब इन चीज़ों से अपने आप को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जिनके घर में टीनेजर्स हैं, मैं तो ये बोलूँगी टीनेजर से छोटे भी बच्चे आजकल जो हैं वो भी इस कैटेगरी में फॉल होते हैं, क्योंकि हम अक्सर हम अगर मैं अपनी बात भी करूं तो हर पेरेंट का और अपने बच्चे का आजकल बातचीत बहुत कम होती है, हमेशा आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होते हैं, और वो चीज़ों को ऐसी ही बातों को लेके होता है जहां हम उनको या तो उनकी पढ़ाई के बारे में कह रहे हैं या उनकी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ के बारे में उनको रिमाइंडर दे रहे हैं, इवन उनकी कोचिंग क्लासेस के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का समय हो रहा है, आई थिंक वो भी हमें उन्हें याद दिलाना पड़ता है कई बार. तो क्या भारती मुझे याद है कि हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं था, मतलब हमारे पेरेंट्स अगर हमें कुछ कहते थे तो वो मिट्टी पे एक लकीर बना दिया ना, तो तुरंत कर दिया जाता था. बट आजकल चीज़ें जो हैं वो इसी तरह से बच्चे डीले करते हैं. तो क्या इसमें हम पेरेंट्स का ही कुछ हाथ है, या हमने अपने बच्चों को इतना ज़्यादा स्पून फीडिंग करवा दिया है कि जिसकी वजह से उनकी ये हैबिट्स बन चुकी हैं? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? मेरे ख्याल से दोनों चीज़ है जी. एक सेट ऑफ पेरेंट्स जो मैंने खुद ने ऑब्जर्व किए हैं वो बहुत ज़्यादा स्पून फीड करते हैं जी. कहते हैं ना कि मैं वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो मैंने मेरे बचपन में या मेरे माँ बाप से मुझे नहीं मिली. बिल्कुल, कोई भी रीज़न हो सकता है. करेक्ट. सो वो इतना सारा कंफर्ट, इतने सारा फैसिलिटी एंड लग्जरी, आई वुड यूज़ द वर्ड लग्जरी मैं यूज़ करूँगी, बिकॉज वो है लग्जरी. बिल्कुल सही कहा आपने. अब क्या होता है, हम एज पेरेंट्स इमोशनल हैं, हमको लगता है हमने बहुत अच्छा एक लाइफ दे दिया हमारे बच्चों को, पर हम ये भूल रहे हैं कि जब हम इतना सारा कंफर्ट दे देते हैं, ये जो जनरेशन है उस लाइफस्टाइल को, उस कंफर्ट को बेसिक बना रही है. जी बिल्कुल, कि मेरे लिए ये बेसिक है, अब मुझे जो भी चाहिए इसके ऊपर चाहिए, इसमें तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे. फिर क्या होता है, जब भी हम किसी चीज़ के लिए पुश करते हैं तो वहाँ पर आ जाता है, जैसे आपने बोला, आर्ग्यूमेंट्स आ जाती हैं, वहाँ पे रेस्टलेसनेस आ जाती है, वहाँ पे एक डिफेंसिव आ जाता है, रेजिस्टेंस बहुत सारा आ जाता है जी, कि नहीं मुझे तो ये चाहिए, इसके बगैर आपने ये कैसे मना कर दिया. और वहीं से शुरुआत हो जाती है. सो एक सेट ऑफ पेरेंट्स हैं जो इस तरह से स्पून फीड करते हैं जी. अनदर सेट ऑफ पेरेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा अवेयर हैं और वो हर चीज़ को डिप्राइव करते हैं. बोलते हैं ना, एक्सट्रीम वाली कंडीशन है कि नहीं देना है, ये सब नहीं करना है, स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट रखना है. अब आप सोचो, ऐसे माहौल में अगर आप बच्चों को स्ट्रिक्ट रखते हैं, जहाँ पर उनके फिंगर टिप पे इंफॉर्मेशन है, जहाँ पर उनको एक्सेस है वर्चुअल रियलिटी का, उनको वो वर्चुअल स्पेस में रहना ज़्यादा पसंद है, ना कि रियलिटी में रहना पसंद है. ऐसे में अगर आप उनको स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट दे रहे हो, आप उनको हर चीज़ से डिप्राइव कर रहे हो, तो बच्चा रियलिटी में तो नहीं देख रहा है, पर वो वर्चुअल स्पेस में ये सारी चीज़ें ढूंढ रहा है और वो वहाँ पे खुश है, उसको वहाँ से बाहर आना ही नहीं आना है. सो ये एक अलग सेट ऑफ पेरेंट्स का प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ, जो बीच के जो कैटेगरी हैं पेरेंट्स का, कहीं ना कहीं बैलेंस बना रहे हैं, पर उनको भी नहीं पता है कि क्या वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. जैसे पेरेंटिंग हैज़ चेंज्ड अ लॉट. करेक्ट. जैसे मैंने मेरी 2 बेटियां हैं जी. बड़ी वाली शी इज़ 28 जी. उसके टाइम पे जो मैंने पेरेंटिंग, जो मेरा स्टाइल था या जिस तरह से था, या मेरे माँ बाप ने जिस तरह से मुझे बड़ा किया जी, बहुत फ़र्क है. बिल्कुल. और जो मेरी छोटी बेटी है जो टीनेजर है, उसके पेरेंटिंग में हमें बहुत डिफरेंस लगता है. गॉन आर दो डेज जहाँ पर हम एज पेरेंट्स कोई चीज़ इम्पोज कर सकते थे या किसी चीज़ को हम पुश कर सकते थे. अब वो चीज़ नहीं रही है, बिकॉज बहुत सारे एवेन्यूज़ है जहाँ पर उनको मिल जाता है कि लिवरेज, कि मुझे यहाँ से ये चीज़ मिल सकती है, मुझे वहाँ से वो चीज़ मिल सकती है. बिल्कुल. आपके बच्चे
आपको आपसे ज़्यादा समझते हैं, उनको पता है कौन सी नस दबानी है और कैसी चीज़ उनको मिल सकती है। बिल्कुल, वेरी ट्रू। सो ऐसे में अगर आप पेरेंट्स की तरह बिहेव करते हैं तो वो चीज़ कहीं ना कहीं काम नहीं करती है। मैं कई बार एक कोच का हैट पहन लेती हूँ एंड एज अ पेरेंटिंग कोच या एज अ कोच की तरह उनके साथ बात करती हूँ, क्यूरियोसिटी की तरह बात करती हूँ, तब कहीं ना कहीं मुझे कोई रिजल्ट मिलता है मेरे पेरेंटिंग स्टाइल में। जी। सो यस, पेरेंट्स आर लॉस्ट बिकॉज टेक्नोलॉजी उनके हाथ में है, बच्चों के हाथ में है, इंफॉर्मेशन बहुत सारी है उनके हाथ में, बच्चों को भी नहीं पता है कि किस तरह से यूज़ करना है। करेक्ट। सो ये एक सिचुएशन है जहाँ पर डील करना बहुत ज़रूरी है। जैसे भारती ने बहुत करेक्टली कहा कि हर पेरेंट जो है आजकल वो लॉस्ट है, और शायद इसीलिए ये एपिसोड्स आप तक हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी बातचीत है जो आपको कंटेंट के रूप में बहुत जगह पर आपको इसका कंटेंट मिल जाएगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, किस वजह से होता है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में, क्योंकि भारती भी जैसे उन्होंने कहा कि वो मदर हैं, 2 बेटियों की हैं, मैं खुद भी एक मदर हूँ, और आसपास में क्योंकि हम एजुकेशन फील्ड से, हम बहुत बच्चों के साथ रूटीन लाइफ में जुड़े हुए हैं, बहुत पेरेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो आजकल जो पेरेंट एक कश्मकश में है ना, उसे देखकर बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हमने बच्चे ऐसे नहीं देखे, और जब हम बच्चों को आज ऐसे देखते हैं तो कई बार कुछ पेरेंट्स सहम भी जाते हैं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कहा कि आर्ग्यूमेंट्स कई बार इस हद तक हो जाते हैं ना कि शायद बच्चे अपना आपा खो देते हैं, और कई बार पेरेंट्स भी अपना आपा खो देते हैं। उसमें तकलीफ़ क्या होती है कि जो बच्चे के और पेरेंट के बीच का रिलेशनशिप है ना, वो कहीं ना कहीं नुकसान उसको पहुंचता है, उसे हार्म पहुंचता है, और वो जो एक बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं समझते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, बट पेरेंट को भी अपना लेंस थोड़ा सा चेंज कर कर बच्चे के लेवल पर आकर उसे जानने पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसी में ये सेशंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेंगे। तो अगर आप हमें देख रहे हैं तो सेशन ख़त्म होने के बाद प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब आगे जुड़ते हैं भारती आपसे, और मैं जानना चाहूँगी कि जब हम प्रोक्रेस्टिनेशन की बात करते हैं तो इसे जल्दी किस तरह से पकड़ा जाए ताकि ये एक पैटर्न से आदत में ना बदले, उसके कुछ साइंस अगर आप बता सकें। प्रोक्रास्टिनेशन के साइंस जो होते हैं जी। एक होता है अवॉइड करना जी। किसी भी चीज़ को डिले करना जी। आई वुड रिक्वेस्ट जितने भी पेरेंट्स हैं, जब आपको इस तरह का कोई बिहेवियर नज़र आता है जी, बजाय इसके कि आप बच्चों को पूछो कि क्यों नहीं किया, क्या हो गया, इससे जगह अगर आप क्यूरोसिटी से पूछते हो कि अच्छा आपने ये नहीं किया है, कौन सा पार्ट आपको डिफ़िकल्ट लगा, कौन सा पार्ट है जो आपको नहीं समझ में आया, कौन सी ऐसी चीज़ है जो अभी आपको परेशान कर रही है। बिकॉज प्रोक्रास्टिनेशन के 6 ट्रिगर्स होते हैं। जी। पहला होता है कि नेचर ऑफ द वर्क, मुझे वो काम पसंद ही नहीं आ रहा है करना। जैसे अगर कोई बच्चे में आर्टिस्टिक ड्राइंग और स्केचिंग का बहुत मन है जी, अगर उसको ऑब्वियसली मैथ्स एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जी, अगर उसको कंटिन्यूसली सम्स प्रॉब्लम्स ये सब सॉल्व करना पड़ता है जी, तो वो बेंट ऑफ माइंड थोड़ा कम होगा वो बच्चे का। जी, तो ये वो काम को अवॉइड करने की कोशिश करेगा। करेक्ट। वो ऐसी काम को उठाने की कोशिश करेगा जो उसके लिए इजी है, जो उसको पसंद है, जो उसको अच्छा लगता है, या जहाँ पर शायद उसको अप्रिसिएशन मिल रहा है, मे बी टीचर्स से, मे बी पेरेंट्स पीयर्स से, जी, वो चीज़ को उठाने की कोशिश करेगा। तो जो चीज़ अवॉइड कर रहा है, जो काम को, उसको आप समझने की कोशिश करिए कि वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से वो अवॉइड कर रहा है। करेक्ट। दूसरा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्क। अगर वो काम कॉम्प्लेक्स है, उसको नहीं पता है पहला स्टेप क्या है, नहीं पता दूसरा स्टेप क्या है, तो वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा। सो अगर कोई मान लो कोई प्रोजेक्ट मिला है स्कूल में और प्रोजेक्ट में कोई साइंस का आपको एक्सपेरिमेंट दिखाना है, जी, बच्चे के लिए शायद कॉम्प्लेक्स है, हमारे लिए शायद ईजी है। जी। सो अगर हम बच्चे को वही क्यूरोसिटी वाला एटीट्यूड से पूछते हैं कि क्या चीज़ आपको यहाँ पे डिफ़िकल्ट लग रही है, जी, तो वो खुल के आपसे बात करेगा और आपको बताएगा कि ये सब मुझे समझ में आया पर यही नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आगे काम कैसे करूँ। राइट। सो कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है वो एक अनदर ट्रिगर है। थर्ड ट्रिगर जो है पीपल इन्वॉल्व। जी, अगेन मैं आपको एग्जांपल दूंगी।
जो मेरी बेटी है डीवा, जी। उसी के क्लास में बच्चे जो कई बार इंटरेक्ट करते हैं, जी। कई बार ऐसा होता है सब्जेक्ट से उनको बहुत प्यार है, उनको बहुत अच्छा लगता है, बट जो टीचर हैं या पढ़ा उनका रहे हैं। पढ़ाने का तरीका है वो कहीं ना कहीं उनको मिसमैच कर रहा है। राइट। अब आज की जो जनरेशन है, Right. जैसे आई टेक यू बैक टू लिटिल बिट, जी। जैसे हमारे जो माँ बाप थे जी। और उनके जो माँ बाप थे, मतलब जी। मेरे दादाजी और वो वाली जो जनरेशन थी, वो सर्वाइवल वाले जनरेशन थी। राइट। कई बार 1940s, 50s, 60s में जो वो स्ट्रगल था, जी बिल्कुल। जहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट था कि मुझे पैसे कमाने हैं और मुझे घर चलाना है, मुझे बच्चों को दाल रोटी देनी है, छत Correct. देनी है, छत तो देनी वो एक नीड फुलफिल करने में पूरी उनकी लाइफ निकल गई। बिल्कुल। जैसे मेरे माँ बाप बड़े हुए और उन्होंने जब अपना एडल्टहुड लिया, तो उनके नीड्स जो थी वो बहुत अलग थी, कि सर्वाइवल तो हो गया, छत है, अब मुझे आगे इनको कैसे बढ़ाना है, आगे एक अच्छा कंफर्टेबल लाइफ देनी है। जी। तो उनका हमेशा एक वही ऑब्जेक्टिव से वो करते थे। करेक्ट। जब हम बड़े हुए तो हमारी जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन सर्वाइवल से निकल गई, कंफर्ट से निकल गई, अब आगे लाइफस्टाइल पे, कि मुझे एक अच्छी लाइफस्टाइल देनी है बच्चों को। जी। एक बोलते हैं ना कि फ्रॉम क्लोथिंग से लेके ट्रैवल करना या बाहर आउटिंग्स पे जाना, वो तरह का लाइफस्टाइल, वो चीज़ मुझे मेरे परिवार बच्चों को देना है। करेक्ट। अब ये जो जनरेशन है, इनको तो ये कुछ भी नहीं चाहिए, सर्वाइवल की ज़रूरत नहीं है, कंफर्ट की ज़रूरत नहीं है, लाइफस्टाइल की ज़रूरत नहीं है। तो इन बच्चों को क्या चाहिए, व्हाट इज़ देयर नीड? मैं आपको बताती हूँ उनकी ज़रूरत क्या है। उनकी ज़रूरत है वैल्यू, जहाँ पर वो वैल्यूड फील करेंगे कि क्या मेरी कदर हो रही है, क्या मैं यहाँ पर वैल्यूड फील कर रहा हूँ, तो वो वहाँ पे रहेंगे, नहीं तो वो नहीं रहेंगे। क्या मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है कि नहीं? अगर मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, अगर मुझे यहाँ पर मेरा एक रिकग्निशन मिल रहा है, एक सिग्निफिकेंस है, तो वो वहाँ पे रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। जी। क्या मुझे बेसिक्स तो मुझे मिल रहा है, पर क्या मुझे एक ग्रोथ या एक लर्निंग का कहीं ना कहीं चैलेंज बोलते हैं ना, वो अगर मुझे मिल रहा है जी। तो आई विल बी देयर, नहीं तो मैं नहीं रहूँगा। राइट। अब अगर हम स्कूल में आते हैं, स्कूल में लर्निंग मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं रिकग्निशन अगर नहीं है, अप्रिसिएशन नहीं है, या उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो वो तुरंत डिस्कनेक्ट करते हैं। ये जनरेशन ऐसी है कि आपको सेकंड चांस नहीं देगी, बिल्कुल, वो तुरंत डिस्कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद उनके लेयर्स बिल्टअप होते हैं। जी। ये टीचर ने मेरे साथ ऐसे किया, रिजेक्ट, खत्म। दोबारा किया, 100% खत्म। तीसरी बार किया, स्कूल जाना ही नहीं। चौथी बार सब फ्रेंड्स को बोलना शुरू करते हैं कि टीचर ऐसी है, टीचर ऐसी है। सो उनका वो सब्जेक्ट से कट ऑफ हो जाता है। जी। सो ये होता है पीपल इन्वॉल्व। अगर वो काम में, अगर टीचर्स या क्लासमेट्स हैं, कहीं ना कहीं अगर बुलिंग हो रहा है, कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट है इस तरह से, तो बच्चे उस चीज़ को नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें उनको बार बार वही लोग याद आएंगे कि ये लोग हैं। राइट। चौथा होता है कि किस टाइम पे आप बोल रहे हो। हर एक का एक अपना एनर्जी लेवल होता है, बॉडी का एक एनर्जी लेवल होता है। कई लोग होते हैं जो सुबह में चार्ज अप रहते हैं, जैसे हम एडल्ट्स हैं, हमको भी ऐसा होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको सुबह में काम करना बहुत अच्छा लगता है। करेक्ट। उनका मॉर्निंग एकदम चार्ज, सुपर चार्ज, उठते से ही उनको एनर्जेटिक फील होता है। कितने होते हैं जिनको लंच के बाद शुरू होता है, दोपहर के बाद 4 बजे के बाद उनको लगता है कि हाँ अब कुछ काम करना चाहिए। सुबह तक वो सिर्फ ड्रैग करते हैं। हर बॉडी का एक अपना एनर्जी अलाइनमेंट रहता है। राइट। बच्चों में भी होता है, बट हम लोग को पता नहीं है कि उनका कब होता है। सो कितने बच्चे होते हैं जो सुबह को एकदम एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, तो वो सब कुछ करने को रेडी होते हैं। दोपहर के बाद वो आप देखोगे एकदम आराम से लेंगे अपना टाइम। कितने होते हैं बच्चे जो दोपहर तक ड्रैग करते हैं, बट शाम के बाद वो सुपर एनर्जेटिक फील करते हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं। सो कौन से टाइम पे आप उनको बोल रहे हो कोई काम करने के लिए, वो एज पेरेंट्स अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो भी काफ़ी हेल्प होता है। एंड नेक्स्ट ट्रिगर है कि आप कितना लंबा टाइम लेगा वो चीज़। मान लो कोई टास्क है या कोई उनको प्रोजेक्ट असाइनमेंट है, उसमें बहुत टाइम लगने वाला है जी, तो वो उस चीज़ को पहले अवॉइड करेंगे।
कोई चीज अगर फटाक से करने वाली होगी, छोटा सा काम होगा, तो उसको जल्दी करके खत्म कर देंगे और आपको दिखाएंगे कि देखो मैंने ये सारा खत्म किया। अब वो होंगी 5 मिनट की चीज। क्या करना होगा? इतना सा पैराग्राफ लिखना होगा, 2 सम्स करने होंगे, या तो फिर कोई असाइनमेंट का कॉपी बना के उसको रखना होगा। छोटी छोटी चीजें वो जल्दी खत्म करेंगे। बड़ी चीजें जिसमें बहुत टाइम लगने वाला है उसको वो अवॉइड करते रहेंगे। सो ये ट्रिगर्स हैं जो प्रोक्रास्टिनेशन को लीड करते हैं। राइट। भारती, आगे जुड़ना चाहेंगे आपसे और जानना चाहेंगे कि अगर ये पैटर्न्स हैबिट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं तो क्या ये हैबिट्स का किसी भी बच्चे की या युवा की उसके करियर पर, उसकी मेंटल हेल्थ पर या उसके रिलेशनशिप में क्या इसका कोई असर दिखता है उसमें? वो अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं। यस, उसका असर बिल्कुल दिखता है। एंड ये अगेन इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि स्पेशली रिलेशनशिप में अगर आप मैं बताऊंगी जी, अगर उनका ये हैबिट बन गया है प्रोक्रास्टिनेट करने का और किसी भी चीज़ को अवॉइड करने का, सो अगर मान लो छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट भी होगी रिलेशनशिप में जी, वो पहल नहीं करेंगे, वो उस चीज़ को अवॉइड करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो डिफ़िकल्ट है। करेक्ट। मुझे उसको फेस नहीं करना है, मुझे वो बातें नहीं करनी है जिससे मुझे तकलीफ होगी। सो वो चीज़ को वो तब तक अवॉइड करते रहेंगे जब तक सामने वाला आगे कुछ करे नहीं। और आपको पता है जब रिलेशनशिप में अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है जी, तो ऑब्वियसली एक डिस्टेंस आ जाता है रिलेशनशिप में, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, पार्टनर रिलेशनशिप हो या फिर एक मदर एंड डॉटर या सन, या फिर बोलते ना पेरेंट्स के बीच का रिलेशनशिप, या फिर इवन प्रोफेशनल करियर में अगर एक मैनेजर बॉस के साथ एक टीम मेंबर का रिलेशनशिप है। कोई भी रिलेशनशिप आप ले लो, अगर कॉन्फ्लिक्ट है, आपने उसको रिजॉल्व नहीं किया तो वो अवॉइडेंस आपका एक स्ट्रैटेजी बन जाता है और आप उसको तब तक खींचते हो जब तक आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब तक वो एक एज पे नहीं आता। राइट। सो रिलेशनशिप में उसका फ़र्क पड़ता है। दूसरा, हेल्थ बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। हम लोग तब तक कोई भी हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी है या एक्सरसाइज है या डाइट है, हम तब तक नहीं करते जब तक डॉक्टर आपको लिख के नहीं देता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो चुकी है। अगर आपने नहीं किया तो आपको, मतलब हम वो लेवल तक वेट करते हैं और हमारी हेल्थ को लास्ट में प्रायोरिटी देते हैं कि जब तक डॉक्टर नहीं बोलेगा तब तक नहीं करेंगे, या जब तक वो हॉस्पिटल जाने की बात नहीं आती है तब तक नहीं करेंगे। इनफैक्ट मेरा ये जो स्टडी करना प्रोक्रास्टिनेशन का, उसका जो ट्रिगर पॉइंट मेरे लिए हेल्थ ही था। 2018 में जब मुझे डायग्नोस हुआ था, और वो भी मैं प्रोक्रास्टिनेट ही कर रही थी। एवरी मंथ मुझे ब्लीडिंग होता था एंड मैं डॉक्टर को अवॉइड करती थी जी। ऑब्वियसली 1-1.5 साल निकाल दिया मैंने। और जब मेरे हस्बैंड ने बोला कि बस अभी तुम चलो, बिकॉज दिस इज़ नॉट, ये सही नहीं है, राइट। और मुझे ब्लड डोनेशन के लिए जाना था। सो जब हेमोग्लोबिन चेक किया तो पता चला कम है। सो दैट वाज माय ट्रिगर पॉइंट। और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने तुरंत मुझे चेक किया और बोला आप ये सारी रिपोर्ट्स करवाओ इंक्लूडिंग सोनोग्राफीज। 24 घंटे में रिपोर्ट्स आ गई, और रिपोर्ट्स आने के बाद मुझे एक चीज़ डॉक्टर ने कही जो वो मुझे अभी तक जहन में है कि भारती, तुमने तो प्रोक्रास्टिनेट किया, बट तुम्हारे अंदर जो फाइब्रोइड था उसने प्रोक्रास्टिनेट नहीं किया था, वो तो बढ़ रहा था। राइट। And that was the moment where it took me aback and I said, अरे it was a major setback. Right. So obviously surgery हुआ, recovery हो गई, but वहाँ से मैंने इसको study करने का ठान लिया कि मुझे ये procrastination पे study करना है जी। क्यों हम लोग procrastinate करते हैं और कैसे हम इसको तोड़ सकते हैं। अगर ये इतना डीप रूटेड पैटर्न है जो कहीं ना कहीं बचपन से शुरू हो जाता है, तो हम उसको कैसे तोड़ेंगे। एडल्ट हुड में तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है जी, बट अगर बचपन में उसको तोड़ सकते हैं या उसको बनने से रोक सकते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए। आज आपको सुनकर भारती, मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद मैं भी प्रोक्रेस्टिनेट करती आ रही हूँ, और मुझे लगता है शायद हमारे घर की हर औरत ये कर रही है। क्योंकि जब हम फीमेल्स की बात करते हैं, घर में माओं की बात करते हैं, बेटियों की बात करते हैं, हाँ आज की जनरेशन नहीं, बट अगर हमारी जनरेशन की बात करें तो हम अक्सर चीज़ों को चलाते हैं, और चाहे मैं ये भी कहूँगी घसीटते हैं, चाहे हम उसमें खुश हैं या नहीं हैं।
बट वो घसीटना जो है वो कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकता है। और आज भारती को सुन के मुझे भी बहुत सारी चीज़ें रिलेटेबल साउंड हो रही हैं और मुझे एहसास हो रहा है कि आज जब हम 40 क्रॉस कर गए हैं तब हम ये चीज़ें समझ रहे हैं, और शायद इस समय में इसे बदलना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। बट अगर आपके घर में ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ 12-13 साल के हैं या 10-9 साल के हैं या इवन 16-17 साल के हैं, इस समय में अगर आप एज अ पेरेंट समझ जाते हैं, अगर बच्चे समझ जाते हैं वो जो कर रहे हैं वो प्रोक्रेस्टिनेशन है और वो किस तरह से, जैसे भारती ने पहले कहा कि दिमाग का काम कर रहा है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपको खोखला कर रहा है, तो हमारी तरह 40 में आके आप इस चीज़ को समझे वो सही नहीं रहेगा। और इसीलिए ये एपिसोड आप तक लेकर आने की हमारी पूरी कोशिश रही है। और मैं भारती से रिक्वेस्ट करूँगी कि आगे भी हम एक सीरीज़ करें ताकि इसमें थोड़ा और डीप में जाए, क्योंकि उन्होंने साइंस पढ़ा है इसके पीछे का, तो इसके पीछे की जो रिसर्च है उसको भी पहचानना ज़रूरी है। और इसमें और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जिस पे काम करना ज़रूरी है एज एजुकेशन सिस्टम, एज पेरेंट्स, और आई थिंक एज एनी मेंबर ऑफ द सोसाइटी हमें ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारती, थैंक यू सो मच। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसी कोई टिप अगर आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें आज के इस एपिसोड के एंड में। बिल्कुल देना चाहूँगी। बहुत सिंपल सा एक प्रैक्टिकल टिप या बोल सकते हैं आप तरीका यूज़ कर सकते हो। एक एज अ पेरेंट, क्योंकि मैंने भी उसी तरीके से शुरू किया था, एज अ पेरेंट मैं जर्नल करना शुरू किया। जर्नलिंग मतलब आपने एक लिस्ट बनाना शुरू किया कि जब भी आपको कोई ऐसा बिहेवियर आपके बच्चे में दिखता है या आपके टीनेजर में दिखता है कि वो कुछ अवॉइड कर रहा है या वो किसी चीज़ को डिले कर रहा है या टाल रहा है, तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, कहीं ना कहीं लिख सकते हो कि अच्छा मैंने उसको ये चीज़ बोला करने के लिए और उसने मना किया। या कोई प्रोजेक्ट है जिसको डेडलाइन अगर आपको पता है कि हाँ 10 तारीख को सबमिट करना है, आज 7 तारीख हो गई है, अभी तक उसको हाथ में लिया नहीं है, सो वो चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हो। क्योंकि पहला स्टेप जो होता है वो होता है अवेयरनेस। अगर आप अवेयर नहीं हो कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है तो आप उसको एड्रेस नहीं कर पाओगे। सो पहला है आप बी अवेयर कि आप ये चीज़ें हो रही हैं। ऐसे सिर्फ 3 बिहेवियर्स भी अगर आप जर्नल करते हैं तो आप एक अवेयरनेस मोड में आ जाओगे। सेकेंड स्टेप होता है कि आप बच्चे से एक बिहेवियर के बारे में बात करें विथ क्यूरोसिटी, नॉट एज अ पेरेंट बट एज अ क्यूरोसिटी कि आपका ये 10 तारीख का डेडलाइन है, आपको कब शुरू करना है या फिर आपको कहाँ पे हेल्प चाहिए, क्या चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही है, कौन सी चीज़ डिफ़िकल्ट है। सो आप एक बिहेवियर को उठा के अगर आप बात करते हैं वहाँ से डायलॉग शुरू होगा। सो दैट इज़ वन टिप आई वुड लाइक टू गिव टू ऑल द पेरेंट्स। थैंक यू सो मच भारती, आपका कीमती समय हमें देने के लिए। और बहुत ही ब्यूटीफुल टिप जो उन्होंने दी है, एक कहा है जर्नलिंग और दूसरा कहा है कि आप बैठकर जो प्रॉब्लम है उस काम के पीछे उसको पकड़ने की कोशिश करें ताकि वहाँ पर चर्चा हो, आर्ग्यूमेंट्स नहीं। तो ये काम हम सभी को करना है और इसकी शुरुआत आप कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए दिन निकालना या समय निकालना या चौगड़िया जैसे गुजरात में कहते हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे कभी भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि ये एपिसोड सिर्फ पेरेंट्स को नहीं, अगर आपके घर में टीनेजर्स है, एडोलेसेंट्स है, आप उन्हें भी दिखाइए, क्योंकि कई बार बातें ऐसी होती हैं जब माँ बाप बोलते हैं तो वो अलग असर करती हैं, बट कोई एक्सपर्ट बोलता है ना तो वो अलग असर करता है। तो अगर वो बच्चे भी ये एपिसोड देखते हैं तो खुद ही अपने आप को, अपने बिहेवियर्स को समझने की कोशिश करेंगे। और एक बात मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि हमें लगता है कि हमारा बच्चा जो है हमें सुनता नहीं है, पर क्या पता शायद उसे पता ही नहीं है कि इसके साथ डील कैसे करना है। तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट तो हमें भी उन्हें देना चाहिए और इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सभी का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि ये वीडियो अब ख़त्म होगा, आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की जो सीरीज़ अब भारती के साथ हम करने वाले हैं उससे आप जुड़े रहें, आपका फैमिली जुड़ा रहे और जो आपकी एजुकेशन सिस्टम है, यानी कि जिस स्कूल में आप करते हैं काम, उस स्कूल के सारे टीचर्स भी हमसे जुड़ सके, पेरेंट्स जुड़ सके, क्योंकि ये प्रॉब्लम किसी एक इंसान की नहीं है, ये घर घर का प्रॉब्लम है, ये घर घर का कंसर्न है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेरेंटिंग की जर्नी ब्यूटीफुल बने, पॉजिटिव बने, कहीं बाहर घूमने या हॉलीडे करने से नहीं, चर्चा करने से ज़रूर डेफिनेटली होगी। और ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें अगर हम इग्नोर कर देंगे तो शायद कहीं ना कहीं आगे जाके, जिस तरह आज हम 40 के बाद इन चीज़ों पे
बातचीत कर रहे हैं, उस समय आपको अफसोस हुआ होगा या अफसोस होगा कि काश मैंने उस समय ये बातचीत अपने बच्चों से कर ली होती तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। इतना प्रोक्रेस्टिनेशन करना सही नहीं था। तो चलिए अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार के साथ अच्छा और कीमती समय हमेशा बिताते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भारती। Thank you so much.